नमस्कार। हमारे इस नए विश्लेषण में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जो बेहद दर्दनाक तो है, लेकिन साथ ही भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट भी है। हम बात कर रहे हैं 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड की। ये सिर्फ एक घटना नहीं थी, बल्कि एक ऐसा गहरा घाव था जिसने एक पूरे ब्रिटिश साम्राज्य की नींव को हिलाकर रख दिया। तो चलिए इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से समझते हैं। चलिए सीधा तथ्यों पर आते हैं। आपकी स्क्रीन पर जो नंबर है ना, 1650, ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। 13 अप्रैल 1919 के दिन एक निहत्थी और बिल्कुल शांतिपूर्ण भीड़ पर जनरल डायर के सैनिकों ने लगातार 10 मिनट तक बिना रुके 1650 राउंड गोलियां दागी थीं। जरा सोच कर देखिए, वहां हवा में सिर्फ भागते हुए लोगों की धूल और खून था। ये एकदम सोची समझी क्रूरता थी जिसका इकलौता मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों की जान लेना था। और इस भयानक क्रूरता का जो अंजाम हुआ वो ये दूसरा आंकड़ा बयां करता है, 120। गोलियों की उस बौछार से बचने के लिए वहां बाग में मौजूद लोगों ने अपनी जान बचाने की आखिरी उम्मीद में वहां बने एक कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन अफसोस कि वो कुआं भी मौत का कुआं बन गया। दम घुटने और एक के ऊपर एक गिरने की वजह से सिर्फ उसी एक कुएं से 120 शव निकाले गए। ये नंबर उस दिन की भयानक बेबसी को साफ साफ दिखाता है। तब सवाल ये है कि ये सब शुरू कैसे हुआ। भाग 1, क्रूर रॉलेट एक्ट। आइए देखते हैं कि इस दमनकारी कानून ने कैसे हालात बिगाड़े। आखिर अमृतसर इतने बड़े खूनी मंजर का गवाह कैसे बन गया? चले इस टाइमलाइन से समझते हैं कि चीजें कैसे एक के बाद एक बिगड़ती गईं। देखिए, पहले विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारत में डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1915 लागू किया था ताकि विरोध की आवाजों को दबाया जा सके। युद्ध खत्म होने के बाद लोगों को लगा कि भाई अब तो ये पाबंदियां हट जाएंगी, लेकिन हुआ एकदम उल्टा। मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट को जबरदस्ती थोप दिया गया। इसके विरोध में 6 अप्रैल को महात्मा गांधी ने देशव्यापी सत्याग्रह शुरू कर दिया। और फिर 10 अप्रैल को जब पंजाब के 2 बड़े नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया तो समझ लीजिए कि पूरे पंजाब में विद्रोह की आग भड़क उठी। अब आप सोच रहे होंगे कि ये रॉलेट कानून आखिर इतना खतरनाक क्यों था। दरअसल इसने पुलिस को बेहिसाब ताकत दे दी थी। मतलब सिर्फ शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार करके बिना किसी ट्रायल के 2 साल तक जेल में डाला जा सकता था। बिना वारंट के घरों की तलाशी लेना आम बात हो गई। अखबारों पर कड़ी पाबंदियां लगा दी गईं और लोगों के इकट्ठा होने या सार्वजनिक सभाओं पर तो पूरी तरह बैन लगा दिया गया। सीधे शब्दों में कहें तो ये कानून नागरिकों के मूल अधिकारों को कुचलने का एक बहुत बड़ा हथियार था। भारत की जनता इस भारी अन्याय को बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी और इसीलिए इस काले कानून के खिलाफ एक नारा हर तरफ गूंजने लगा, नो अपील, नो दलील, नो वकील। लोगों ने बिल्कुल सटीक तरीके से बता दिया था कि इस कानून के जरिए उनके सारे कानूनी और इंसानी हक पूरी तरह से छीन लिए गए हैं। यहां से कहानी आगे बढ़ती है। भाग 2, जलियांवाला बाग हत्याकांड, 13 अप्रैल 1919। पूरे पंजाब में उस वक्त तनाव एकदम चरम पर था और तभी आता है 13 अप्रैल का दिन, बैसाखी का त्योहार। उस दिन अमृतसर के जलियांवाला बाग में लगभग 15,000 लोग शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने और बैसाखी का मेला देखने के लिए जमा हुए थे। ये बाग करीब 6.5 एकड़ में फैला हुआ था, जो चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवारों से घिरा था। अंदर जाने और बाहर आने का बस एक ही संक्रासा रास्ता था। जब जनरल डायर ने अपने सैनिकों के साथ आकर उस इकलौते निकास द्वार को ब्लॉक कर दिया ना, तो ये पूरा का पूरा बाग एक विशाल पिंजरे में तब्दील हो गया। और ये स्लाइड बिल्कुल स्पष्ट करती है कि ये कोई हादसा नहीं था, ये एक पूरी तरह से सुनियोजित नरसंहार था। डायर ने भीड़ का अंदाजा लगाने के लिए पहले ही हवाई निगरानी का इस्तेमाल कर लिया था। उसके साथ 90 हथियारबंद गोरखा और बलूच सैनिक मौजूद थे। उसने भीड़ को वहां से हटने की एक भी चेतावनी नहीं दी, बल्कि उसका साफ आदेश था कि बंदूकें रीलोड की जाएं और गोलियां वहां चलाई जाएं जहां भीड़ सबसे ज्यादा घनी थी, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारा जा सके। इस पूरी भयावहता के बीच कुछ ऐसी मानवीय कहानियां भी हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। शहर में मार्शल लॉ और कर्फ्यू लगा हुआ था, जिस वजह से घायलों को कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिल पाई। रतन देवी नाम की एक महिला की कहानी इसका बहुत ही दर्दनाक उदाहरण है। उन्होंने पूरी रात अपने मृत पति के सिर को गोद में रखकर बिताई। उनके हाथ में एक डंडा था ताकि खून की गंध से आकर्षित होने वाले जंगली जानवरों को भगा सकें। और उसी रात उन्होंने पास ही में तड़पते हुए एक 12 साल के घायल बच्चे को संभालने की कोशिश की, जो अंत में पानी मांगते मांगते उन्हीं के सामने दम तोड़ गया। इस भयंकर क्रूरता ने सच में किसी को नहीं बख्शा। बच्चे भी इसका शिकार हुए।
13 साल का मदन मोहन, जो अक्सर अपने दोस्तों के साथ इस बाग में खेलने आया करता था, उसके सिर में गोली लगी और उसकी जान चली गई। यहां तक कि महज 5-6 महीने के मासूम बच्चे जो अपने माता पिता के साथ मेले में आए थे, वो भी इस अंधाधुंध गोलीबारी में मारे गए। ये एक बेहद दर्दनाक सच्चाई है। अब देखते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। भाग 3, वैश्विक निंदा और इस सच्चाई को दबाने की कोशिश। इस भयानक घटना के बाद जो हुआ वो इस स्लाइड पर मौजूद अंतर से साफ हो जाता है। पंजाब के तत्कालीन लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडायर और ब्रिटिश सरकार ने अपनी इस अमानवीय हरकत को छिपाने के लिए बड़े पैमाने पर लीपापोती शुरू कर दी। आप देख सकते हैं, आधिकारिक ब्रिटिश रिपोर्ट में दावा किया गया कि सिर्फ 379 लोग मारे गए और 1200 घायल हुए, जबकि कड़वी हकीकत ये थी कि 1000 से ज़्यादा बेगुनाह लोग अपनी जान गंवा चुके थे और 2000 से ज़्यादा लोग गंभीर रूप से घायल थे। सेंसरशिप के जरिए सच्चाई को दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई, लेकिन आप जानते ही हैं, सच को ज़्यादा दिन तक दबाया नहीं जा सकता। भारी सेंसरशिप के बावजूद ये खबर पूरी दुनिया में लीक हो गई। ब्रिटिश संसद में भी भारी हंगामा हुआ। विंस्टन चर्चिल ने इसे अनटेरेबली मॉन्स्ट्रस यानी अकथनीय रूप से राक्षसी करार दिया। H.H. एस्क्विथ ने भी इसे इतिहास का सबसे भयानक अत्याचार बताया। तो यहां समझने वाली सबसे अहम बात यह है कि इस नरसंहार को लेकर खुद ब्रिटिश प्रतिक्रिया बुरी तरह से बटी हुई थी। एक तरफ हंटर कमीशन ने जांच के बाद जनरल डायर को दोषी माना और उसे पद से हटा दिया, लेकिन उस पर कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। और वहीं दूसरी तरफ हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने डायर की तारीफ की और उसे पंजाब का रक्षक तक कह डाला। बात यहीं खत्म नहीं हुई। उसके समर्थन में एक बाकायदा फंड शुरू किया गया, जिसमें 26,000 पाउंड से ज्यादा की रकम जमा हुई। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इसमें मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग ने भी अपना योगदान दिया था। इस त्रासदी ने भारत को कैसे बदल दिया? चलिए आगे बढ़ते हैं। भाग 4, क्रांति की चिंगारी। इस नरसंहार ने भारत के लोगों में जो आग भड़काई ना, वो बुझने वाली नहीं थी। ये घटना एक ऐसी चिंगारी साबित हुई जिसने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को छिटपुट विरोधों से निकालकर एक बहुत ही उग्र और एकजुट क्रांति में बदल दिया। भारत के बड़े बड़े नेताओं ने ब्रिटिश सरकार के दिए सम्मानों को सिरे से ठुकरा दिया। नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। महात्मा गांधी ने अपना कैसरे हिंद मेडल वापस कर दिया। सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया और इसके साथ ही कई भारतीय अधिकारियों ने भी सरकारी नौकरियां छोड़ दीं। ये अंग्रेजों को एक बिल्कुल साफ संदेश था कि अब आपके साथ कोई सहयोग नहीं होगा। अब ये विरोध सिर्फ शांतिपूर्ण इस्तीफों तक ही सीमित नहीं रहा था। पूरे पंजाब में दंगे भड़क उठे और बदले में ब्रिटिश सरकार ने इसे और भी ज्यादा क्रूरता से कुचलने की कोशिश की। 15 अप्रैल 1919 को तो गुजरनवाला में हो रहे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने बाकायदा हवाई जहाज से बम तक बरसाए। पूरे पंजाब में मार्शल लॉ को और कड़ा कर दिया गया। आखिरी पड़ाव पर आते हैं। भाग 5, विरासत और प्रतिशोध। इन भयानक दमनकारी नीतियों का अंतिम परिणाम क्या हुआ? इसका नतीजा था एक ऐसी विरासत जिसने क्रांतिकारियों की एक बिल्कुल नई पीढ़ी को जन्म दिया। अमृतसर की खून से सनी उस मिट्टी ने उन युवाओं को प्रेरित किया जो आगे चलकर इतिहास बदलने वाले थे, और उन्हीं में से एक थे 12 साल के भगत सिंह। जैसे ही उन्हें इस घटना के बारे में पता चला, वे पैदल ही जलियांवाला बाग पहुंच गए। उन्होंने उस खून से सनी मिट्टी को अपने हाथों में उठाया और कसम खाई कि वो ब्रिटिश शासन को भारत की जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। इस एक घटना ने उन्हें भारत के सबसे महान क्रांतिकारियों में से एक बना दिया। अब इस स्लाइड पर जो जानकारी है ना, वो बेहद दिलचस्प और रोंगटे खड़े करने वाली है। बदला लेने की आग सिर्फ देश के भीतर ही नहीं जल रही थी। ये कहानी सरदार ऊधम सिंह की असाधारण 21 साल लंबी यात्रा की भी है। 1919 में ऊधम सिंह ने भी बाग की मिट्टी उठाकर बदला लेने की कसम खाई थी। 1934 में वो अपने लक्ष्य को खोजने ब्रिटेन पहुंचे और आखिरकार 13 मार्च 1940 को लंदन में उन्होंने माइकल ओडायर की गोली मारकर हत्या कर दी। हाँ, वही ओडायर जिसने इस पूरे नरसंहार को सही ठहराया था। ये गुस्सा, ये संघर्ष और वो तमाम बलिदान बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं गए। 1919 के इसी आक्रोश ने पूरे भारत को एकजुट कर दिया और आखिरकार 1947 में अंग्रेजों को भारत छोड़ने पर मजबूर कर दिया। फिर 1951 में उसी जलियांवाला बाग में एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया गया ताकि उन हजारों बेगुनाहों के सर्वोच्च बलिदान को हमेशा याद रखा जा सके, जिनके खून से हमारी आज़ादी की नींव सींची गई थी। और अब
इस चर्चा को खत्म करने से पहले मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, एक ऐसा नरसंहार जिसे लोगों के दिलों में हमेशा के लिए खौफ पैदा करने के लिए अंजाम दिया गया था, वही नरसंहार आखिर एक पूरे साम्राज्य को नष्ट करने का सबसे बड़ा उत्प्रेरक कैसे बन गया? शायद ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दमन चाहे कितना भी क्रूर क्यों ना हो, आज़ादी की कीमत चुकाने वाले हमेशा आगे आते ही रहेंगे।